बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है यूनिट 1, दैट इज़ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट फिज़िक्स नाम ही मेजरमेंट का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसके कंसेप्ट्स हैं। फिज़िक्स नाम ही मेजरमेंट का, आपने देखा होगा थ्रू आउट दिस बुक हमने मेजरमेंट्स को ही, कहीं लेंथ को, कहीं विड्थ को, कहीं मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा, इन सारी क्वांटिटीज़ को मेजर किया। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन देखें तो फिज़िक्स वो आपके पास साइंस की ब्रांच है जिसमें फिजिकल वर्ल्ड इन्वॉल्व है, फिजिकल थिंग्स इन्वॉल्व हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स या फिजिकल थिंग्स इन्वॉल्व हैं, लाइक एनर्जी, मैटर। और ये आपस में एनर्जी और मैटर रिलेटेड कैसे हैं, ये फिजिक्स में मेन चीज़ हम पढ़ते हैं और हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें। तो अब इसका जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है सिस्टम इंटरनेशनल का। अब सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? 1960 में एक कमेटी बैठी जिसने डिसाइड किया कि दुनिया में हर जगह स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सेम यूनिट्स को यूज़ किया जाए। पहले ये होता था कि दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज, लाइक पाकिस्तान में हम सपोज मेजरमेंट को जब भी हमने लेंथ को मेजर करना होगा सेंटीमीटर में मेजर करते, तो इंडिया में बैठा शख्स उसको फीट में मेजर कर रहा था, किसी और कंट्री में बैठा शख्स उसको मीटर में मेजर कर रहा था। तो डिफरेंट यूनिट्स थे, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज की आपस में रिसर्च की कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती थी। तो सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा ही सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि दुनिया में हर जगह सेम सिस्टम यूज किया जाए। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रीविएटेड SI फ्रॉम सिस्टम इंटरनेशनल, द फ्रेंच वर्जन ऑफ द नेम, इज साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटीज ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना। तो किसी भी इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना में जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करने का जो मेथड है उसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। साइंस रिक्वायर्ड द क्वांटिटीज मस्ट बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। साइंस कहता है वो क्वांटिटीज हमारे लिए, वो क्वांटिटीज, वो चीजें जो हमारे लिए मैटर करती हैं, जिनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन हो, इंपॉर्टेंस हो और जो मेजर भी कर सके। थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक ब्यूटी, लव, हेट आर ऑल नॉट साइंस। तो हमारे पास वो क्वांटिटीज जिनकी फिजिकल इंपॉर्टेंस है, जो मेजरेबल हों, उनको हम कहते हैं क्वांटिटीज। उनके साथ साइंस डील करती है। वो क्वांटिटीज लाइक ब्यूटी, लव, हेट एटसेट्रा, ये मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है। दीज आर जस्ट फीलिंग्स, दीज आर नॉट इन्वॉल्व विद साइंस। ठीक होगी बात? तो ये सिर्फ उन क्वांटिटीज का डील करता है जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस रखती हैं एंड मेजर हो सकती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड क्वांटिटीज लाइक लेंथ, टाइम, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सारी मेजरेबल भी हैं, इनकी फिजिकल इंपॉर्टेंस भी है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये कंप्लीट सेट जो तमाम क्वांटिटीज को डिफाइन करता है, उनके यूनिट्स को डिफाइन करता है, उसको हम नाम देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट का। However, to form a system, we do not need to define every quantity. We take only few quantities, जिनको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज। वो कहता है हमें तमाम क्वांटिटीज को अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, हम चंद बेस क्वांटिटीज लेंगे, उन बेस क्वांटिटी की मदद से बाकी तमाम क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर देंगे। और उन बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या होते हैं, तो उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये क्या करती हैं, अगर आप बेस क्वांटिटीज आपको पता है तो उनसे आप बाकी तमाम क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। And base units to agree on accessible and invariable standards for measurement such that all other quantities and units are expressed in terms of those quantities. मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि हर एक क्वांटिटी को हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम बेस क्वांटिटीज लेंगे, उनके बेस यूनिट्स लेंगे जो दुनिया में हर जगह एक्सेसिबल होंगे। एक्सेसिबल मीन इजीली अवेलेबल होंगे, और इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब है दुनिया में हर जगह वो कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। उन स्टैंडर्ड को चूज करके हम मेजरमेंट्स परफॉर्म करेंगे और बाकी तमाम क्वांटिटीज को उनके अकॉर्डिंगली डिफाइन कर देंगे। पहले जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट यूज करते थे, जिसमें MKS सिस्टम था, CGS सिस्टम था, FPS सिस्टम था। ये सारे सिस्टम थे जो पहले यूज होते थे, लेकिन अब जो है वो दुनिया एग्रीड है सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स के ऊपर, जो 1960 में डिसाइड हो गए थे, उन पर दुनिया एग्रीड है और अब कैलकुलेशन SI यूनिट्स के अकॉर्डिंगली होती है। इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो जनरल कंसेप्ट है। बेस यूनिट्स की बात करें तो हमने कहा है कि बेस क्वांटिटीज होती हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज जो खुद किसी से डिफाइन नहीं हुई, लेकिन बाकी क्वांटिटीज को वो डिफाइन करती हैं। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे, उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं, उनको हम नाम देते हैं बेस यूनिट्स का। अब दीज आर 7 क्वांटिटीज। लेंथ को हम डिफरेंट L, X, R, E, दैट इज एटसेट्रा, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं।
SI यूनिट इसका है, नेम है मीटर और रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। मैस m से रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम kg, टाइम t सेकंड्स s, इलेक्ट्रिक करंट I एम्पेयर, A से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T, केल्विन K से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं N, मोल MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी यानी लाइट की शिद्दत, लाइट की इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला CD। मैंने क्विकली गो थ्रू किया क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आपको पता है। नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं? वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव्ड हुई है उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज से हमने ड्राइव की हैं, उनसे अखज की हैं, उनसे निकाली हैं। तो बहुत सारी हैं, इनकी तादाद इन्फिनिटी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, लामहदूद है। लाइक एरिया है A स्क्वायर मीटर, तो 2 मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाता है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, स्पीड है मीटर पर सेकंड, 2 बेस क्वांटिटीज की इन्वॉल्वमेंट, एक्सेलरेशन अगेन 2 बेस क्वांटिटीज की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी आपके पास क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो हैं जिनको ना तो हम बेस क्वांटिटीज में ऐड करते हैं ना ड्राइव्ड क्वांटिटीज में। ये एक नई क्लास है जिसमें फिलहाल जो दो यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। ये ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन, क्लासिफाइड बाय सिस्टम इंटरनेशनल एज सप्लीमेंट्री यूनिट, बट दिस डेजिग्नेशन वाज अब्रोगेटेड इन 90th CGPM। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रेंच में, ये इसका नेम मेंशन है यहाँ पर, अब्रिविएटेड फ्रॉम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स। वेट ऑन मेजरमेंट के ऊपर 20th सेंचुरी में एक आपके पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इनको अलग यूनिट्स का नाम दे दिया गया था। इनको हम नाम देते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स का। इनका कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो रेडियन क्या है? रेडियन द मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल थीटा इज नॉट इन डिग्रीज बट इन रेडियन। यानी हम थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब मेजर करते हैं तो वो कौन सी यूनिट्स में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। अब रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है, ये हम पहले भी चैप्टर 5 में आपको याद हो तो हम पढ़ चुके हैं। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यानी 1 रेडियन क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम A टू B, और ये पिंक कलर में जो आपको येलो कलर में आपको जो आर्क लेंथ नजर आ रही है, ये A टू B आर्क लेंथ है। अगर इस आर्क लेंथ S इक्वल टू आ जाती है रेडियस ऑफ सर्कल के, जो रेडियस सर्कल R है, तो ये एंगल थीटा आपके पास क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है तो दैट इज 1 रेडियन। अब रेडियन को कैलकुलेट करना हो तो रेडियन ये बेसिकली थीटा है, यहाँ पर क्यू नहीं है बल्कि थीटा। नंबर ऑफ रेडियन थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये फार्मूला है, आर्क लेंथ S ओवर R, ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया। अब अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन की बात करें, नेक्स्ट हम रेडियन और डिग्री को रिलेट करने जा रहे हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। तो नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन कंप्लीट चक्कर, तो एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री। नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन, अगर नंबर ऑफ रेडियन की बात करें इन 1 रेवोल्यूशन, तो यहां से देखें A से चले, आप दोबारा A पर पहुंच गए, तो आपने कितना लेंथ कवर की? S जो है वो अब 2 पाई R बन जाएगा, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ओवर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 2 पाई R ओवर R, तो R से R कैंसिल, तो ये आ गया 2 पाई रेडियन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन। नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन। जितने एक रेवोल्यूशन में डिग्री होंगे उतने ही रेडियन होंगे, बराबर होंगे, तो 2 पाई रेडियन होते हैं आपके पास 1 रेवोल्यूशन के अंदर, तो 360 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई, वैल्यूज पुट करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू आ गई। देयर आर लिटिल मोर देन 6 रेडियन इन अ फुल रोटेशन। कहता है कि एक फुल रोटेशन के अंदर तकरीबन 6 रेडियन से थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर कंप्लीट चक्कर की बात करें तो उसमें कितने रेडियन होंगे? 6 रेडियन होंगे। 2 पाई रेडियन 2 इंटू 3.16, ये मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर आ जाता है 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो तकरीबन कितने रेडियन हो गए? आपके पास 6 रेडियन यहाँ पर मौजूद है। दिस कनेक्शन between the angle and length measured along circular arc is very useful on circular motion। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा, ये सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल कर लेंगे, आसान सी है। एस इज इक्वल टू आर थीटा का कंसेप्ट है, वहां से आपने पहले एस को एंड देन थीटा को फाइंड आउट करना है, ये कर लेंगे। अब पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर, असाइनमेंट हमारे पास है कि पुली का रेडियस 0.9 मीटर है, इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल। आपने कुएं में से एक बकेट को उठाना है और वो जो उसके ऊपर पुली लगी हुई है उसने कितनी रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करना है, 3.6। तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ मीन एस को फाइंड आउट करना है, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाले रिलेशन से, ये आर गिवन और थीटा बन जाएगा 3.6 इंटू 2 पाई रेडियन। ओके, कंप्लीट रोटेशन होगी ना, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 3.6, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन है 3.6, तो एक को कवर करने के लिए कितना एंगल रिक्वायर्ड होगा, 2 पाई रेडियन। तो 3.6 के लिए 3.6 इंटू 2 पाई रेडियन थीटा आ जाएगा, आर गिवन है, एस को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टेरेडियन का, वो था प्लेन एंगल में, यानी 2 डायमेंशन में एंगल को मेजर करने के लिए हम थीटा को यूज करते हैं। 3 डायमेंशन में क्या यूज करते हैं, स्टेरेडियन। डेफिनेशन सेम है, वहां पर था कि आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पर क्या है कि ये जो आपने एरिया लिया एक 3 डायमेंशनल स्फीयर के ऊपर, जो आपने एरिया लिया, अगर एरिया का स्क्वायर जो है, एरिया की जो वैल्यू है, सॉरी, अगर एरिया की जो वैल्यू है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो देन आपके पास वो जो 3 डायमेंशन में एंगल बन रहा होगा दैट विल बी स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये जितना एरिया आपके पास, एक सर्कल आपने लिया, उस सर्कल का एरिया जो है अगर वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल आ जाता है तो देन एंगल सबटेंडेड विल बी स्टेरेडियन। तो सरफेस इनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसका डबल एक तरह से होता है, वो था 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन यानी आपके पास था एंगल, तो ये आपके पास जो सरकमफेरेंस था वो 2 पाई आर था, तो यहां पर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो एरिया स्फीयर ऑफ द सरफेस एरिया क्लोज्ड होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेरेडियन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला है एरिया ऑफ स्फीयर ओवर आर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ स्टेरेडियन आ गए 4 पाई एट एनी पॉइंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर हुआ क्या, एरिया ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो हमने यहां पर वही चीज यूज कर ली कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर की हम बात करें तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक स्फीयर के अंदर स्टेरेडियंस हमने इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, इनको बेटा आप पढ़ लेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ तक हम अपने टॉप लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।